बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और इसके अंदर हम लोग अपनी थर्ड एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने पहली एग्जाम्पल जो अपनी थी मास स्प्रिंग सिस्टम, उसके बारे में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? यानी हमने उसकी पूरी मोशन को ऑब्ज़र्व किया और फिर हमने उसके अंदर ये बताया, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ टर्म्स थे उससे एसोसिएटेड जिनके बारे में हमने पढ़ा और हमने ये उसको प्रूव किया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही टाइप है। आज हम लोग सिंपल पेंडुलम के साथ भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपना सिंपल पेंडुलम से। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या है? सिंपल पेंडुलम बच्चों एक मेटल बॉब है, यानी मेटल धात का एक बॉब है, जिसको हमने एक धागे के साथ या एक रस्सी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो लटकाया हुआ और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इसको हमने अटैच किया हुआ एक सॉलिड स्पॉट के साथ, जहाँ से ये लटकी हुई है नीचे की तरफ। ये एक सिंपल पेंडुलम है, यानी ये कंसिस्ट करता है इन दो चीज़, नंबर 1 स्ट्रिंग एंड नंबर 2 मेटल बॉब। तो अगर हम लोग इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन देखते हैं, उसके अंदर हमें पता चलता है कि स्टार्ट पर ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने का क्या मतलब है? रेस्ट में होने का मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी ज़ीरो। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें इसको रेस्ट में पोजीशन ओ पे, तो बच्चों यहाँ पे इसके पास सिर्फ दो फोर्सेस हैं। नंबर 1 इट्स वेट। वेट जो होता है वो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। मींस वो एक वेट एक फोर्स है जो हमेशा किसी भी बॉडी के किस तरफ एक्ट करती है? डाउनवर्ड। तो ये बच्चों वेट जो है ये किस तरफ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। उसके अलावा ये जो स्ट्रिंग है, जब हम स्ट्रिंग के साथ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब हम स्ट्रिंग के साथ कोई भी वेट जो है वो लटका देते हैं तो स्ट्रिंग उसको होल्ड करती है अगर वो किसी सॉलिड स्पॉट के साथ अटैच है। होल्ड वो इसलिए करती है, उसे वहीं पर रोककर इसलिए रखती है कि जितना उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है उतनी ही टेंशन उस स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। मींस वेट और टेंशन ये दोनों फोर्सेस ही हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और एक दूसरे के इक्वल होती हैं और इस तरह ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं और ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर ना नीचे किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। अब हम कहते हैं, यानी ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। आप लोगों ने ये जो टॉपिक है इसके ये पॉइंट्स को क्लियर करना है। अगर आपको इस पर नोट लिखने के लिए आता है सिंपल पेंडुलम पे, तो बहुत सिंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी डायग्राम, उसकी कंस्ट्रक्शन कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, फिर आपने उसकी ये जितनी मोशन है ना, इसके मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा और यहाँ पे लिख भी दूंगा। आपने उन पॉइंट्स को क्लियर करना है। आप उन पॉइंट्स को लिखते हुए तरतीब से आप क्या कर सकते हो, आप इस टॉपिक पर एक नोट लिख सकते हैं। सिर्फ आपको उन पॉइंट्स को याद करने की ज़रूरत होगी, उन्हें समझने की ज़रूरत होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई की है और उस फोर्स की मदद से मैं इसको यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले आया। उस फोर्स को हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया है ये मेटल बॉब, इसको मैं यहाँ से जब छोड़ूंगा तो क्या होगा? क्या ये यहीं पर रहेगा? नहीं, ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, या ऊपर या नीचे जाता, लेकिन ये इस तरफ जा रहा है। किस वजह से उस तरफ जा रहा है? बच्चों बेसिकली जब हम इसको यहाँ पर ले आए ये थोड़ा टेढ़ा है। अब टेंशन इस तरफ है, टेंशन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे का सारा वेट नहीं है, यहाँ पे वेट का एक कंपोनेंट है। हम वेट को क्या करते हैं, इस वेट को जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लाते हैं इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, उसमें हम क्या करते थे, एक हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होती थी हम उसके कंपोनेंट्स में उसको स्प्लिट अप कर देते थे, रिजॉल्व कर देते थे। इसी तरह वेट भी एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वेट के दो कंपोनेंट करते हैं।
अगर आप लोग जो है वो स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर सकें या आप इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ सकें, मीन्स थोड़ा सा घुमा लें, तो आपको पता चलेगा कि ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो वेट है mg ये इनका रिजल्टेंट है, यानी इस रिजल्टेंट को हमने इन दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है। तो यहाँ पे जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट टेंशन को कैंसिल आउट, टेंशन के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर लाते हैं टेंशन भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर। टेंशन और वेट का कोस थीटा वाला कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से अब इस कैंसिल आउट करने की वजह से क्या होगा, ना ही ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा ना ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। मीन्स इसकी इन दोनों डायरेक्शन में जो मोशन के चांसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इस वेट का जो सेकंड कंपोनेंट है mg sin थीटा, जो कि अलोंग द टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसकी बात अगर हम करते हैं तो वो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करता है, तो बच्चों वेट का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। मींस वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये बाल या मेटल बॉब वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे जैसे ये बॉल मूव करना स्टार्ट करेगा इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये बॉल मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे ही ये अपनी मेन पोजीशन पे जाएगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन ये मेन पोजीशन पे दोबारा आके रुकेगा नहीं। ड्यू टू इनर्शिया इट वुड फ्लो, इट वुड मूव और इट वुड मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या करेगा, ये अपनी पिछली एक्सट्रीम पोजीशन से आते आते अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन जैसे ही ये अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा क्या इसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी या कम होगी? ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में भी देखा है कि जब एक बॉडी एक एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करती है उसकी वेलोसिटी साथ ही डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा वेलोसिटी कम होते होते नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी कंप्लीटली ज़ीरो। वेलोसिटी जब वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, ये मेटल बॉब वहाँ जाके रुकेगा। अब हम यहाँ पर एक और रीज़न ले सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम क्यों हो रही है। तो हमें चूंकि पता है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ एक्ट करती है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। तो जब ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ये मेटल बॉब मूव कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसकी वेलोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते करते ज़ीरो कर देगा। अब जैसे ही एक्सट्रीम से वापस आएगी इसको दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ खींचेगी, मीन की तरफ, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते 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 मीन पोजीशन पे दोबारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होने के बाद दोबारा इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जिसकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि ये बॉडी जो है ये एक वाइब्रेटरी मोशन में है, टू एंड फ्रो मोशन में है, जो कि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे फर्स्ट करैक्टरिस्टिक थी। जिसके मुताबिक एक बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसका अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट करना ज़रूरी है। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो उसके मुताबिक जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती जा रही है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जा रही है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी और एक्सेलरेशन जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन तब बढ़ेगा जब हमारा मेटल बॉब जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम जो हमने इसके अंदर पॉइंट्स पढ़े हैं
जिन पॉइंट्स को याद रखते हुए आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देता हूँ। उन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद पे आप ये पूरा टॉपिक लिख सकते हैं और ये सारा टॉपिक आपका तकरीबन क्लियर है। अब हम बस इससे आगे जो है वो थोड़ी बहुत मज़ीद जो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। अब वो पॉइंट्स क्या हैं जो इसके अंदर हमने लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मेरे पास ये बनता है कि जो मीन पोजीशन पे बॉडी थी, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम में मेटल बॉब मीन पोजीशन पे था, वहाँ पे उसका वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती थी। मीन्स वहाँ पे नो रिजल्टेंट फोर्स, कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं करती। तो मैं यहाँ पर पहला पॉइंट ये लिखूंगा, एट मीन पोजीशन no resultant force acts as weight cancel out tension। ये बच्चों सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि वेट ने टेंशन को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है, जिसकी वजह से मीन पोजीशन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती और मीन पोजीशन पे बॉडी रेस्ट में है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से उठा के एक्सट्रीम पर ले आएंगे तो इसका वेट जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है at extreme position weight will be resolved इन कंपोनेंट्स। यानी एट एक्सट्रीम पोजीशन हम क्या करते हैं, वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, नंबर 1 mg cos थीटा एंड नंबर 2 mg sin थीटा। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है कि टेंशन के साथ कौन सा जो कंपोनेंट है वो कैंसल आउट होता है। तो यहाँ पे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है, mg cos थीटा, mg cos थीटा कंपोनेंट cancel the effect of tension। cancel the effect of tension। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हुआ है, mg cos थीटा कंपोनेंट ने टेंशन को कैंसिल आउट कर दिया है। ओके, उसके बाद अब मीन पोजीशन की तरफ वापस उस बॉडी को खींचने वाली फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स, उसका काम कौन कर रहा है, mg sin थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, फोर्थ पॉइंट बनता है mg sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट act as restoring force। मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो इस बॉडी को एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ खींच रही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया फिफ्थ पॉइंट में कि वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है।
velocity will start, yeah, velocity will be increased as body moves toward mean position. mean position. उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कहता है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है कि जैसे ही बॉडी मूव करती है उस तरफ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज किस वजह से कर रही है। उससे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या आती है। जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करती है बॉडी, वेलोसिटी क्या करना शुरू कर देती है, वेलोसिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो वो हमारे पास 6 पॉइंट आता है यहाँ पे, वेलोसिटी will start to decrease as body moves from mean to extreme position। जैसे ही बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करती है, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। किस वजह से, वो हमारे पास 7th पॉइंट है। वेलोसिटी इस वजह से डिक्रीज करती है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं, ये किस वजह से है, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स इन opposite direction, in opposite direction। इस वजह से बच्चों क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक और चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ देखी, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर फ़र्क करते हैं, कैसे, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, जैसे जैसे ये इस तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो उसकी डायरेक्शन भी हमेशा किस तरफ हुई, मेन पोजीशन की तरफ। और बच्चों इन्हीं ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी आती है। मतलब आपने ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी वर्डिंग में लिख लेते हैं, तो ये जो जितना आपकी बुक पर सारा डाटा लिखा गया, आप वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। तो ये इसको याद करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसके बाद अब सिंपल पेंडुलम जो होता है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूला की बात करें, तो वो होता है t = 2 पाई L/G स्क्वायर रूट। ये बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या था, टाइम रिक्वायर्ड अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन या 1 साइकिल। एक बॉडी को अपना कंप्लीट साइकिल या कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर है, वो उसका टाइम पीरियड है। इस फॉर्मूला से पता चलता है कि जो टाइम पीरियड है ये कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, लेकिन ये टाइम पीरियड जो है ये जस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, लेंथ के स्क्वायर रूट पर। मीन्स जिस तरह आप सिंपल पेंडुलम की सिर्फ लेंथ चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड जो है उस पर इफेक्ट आएगा। इसी बेस पर, इसी को बेस मानते हुए जो है वो सबसे पहले जो ये क्लॉक जो थे पेंडुलम वाले वो इन्वेंट किए गए। उन पर क्या था, यही सोचा गया कि अगर हम लेंथ सेम रखेंगे, लेंथ चेंज नहीं करेंगे, चाहे मेटल बॉब या नीचे जो भी चीज़ आप लटका रहे हैं उसका मास आप चेंज कर दें, ठीक है, उसका मास आप चेंज कर दें, लेकिन लेंथ को चेंज नहीं कर रहे, तो इस वजह से टाइम पीरियड हर उस क्लॉक का सेम होगा। तो इसी बेस पर हम लोगों ने वो क्लॉक भी बनाए। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हमारे पास जो कुछ टर्म्स हैं, एसोसिएटेड टर्म्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे जो कि हमारे पास बिल्कुल सिंपल से हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, जैसे कि वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिंपल सा एक शॉर्ट सा डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक होगा, तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करेंगे और अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट यानी वेव्स की तरफ मूव करेंगे। हमारा ऑसिलेशन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।